बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉयलर फीड वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉयलर क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बॉयलर क्या होता है? बॉयलर ऐसा एक अपरेटस या ऐसा एक हम सब्जेक्ट या ऐसे एक सब्सटेंस कह सकते हैं, यानी कि एक मटेरियल होता है, एक अपरेटस होता है जिसके अंदर हम लोग वाटर से स्टीम बनाते हैं। ठीक है, बॉयलर हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें वाटर को बॉयल करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बॉयलर। और वाटर को बॉयल करके हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बॉयलर फीड वाटर, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, असल में वो चीज़ क्या है। तो बॉयलर फीड वाटर हम ऐसे वाटर को कहते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और हम उस वाटर को बॉयलर्स के अंदर डालकर यूज़ करते हैं स्टीम जनरेशन के लिए। ठीक है, ऐसा पानी, ऐसा वाटर जिसमें स्पेसिफिकेशंस होती हैं कुछ, यानी कुछ कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की होती हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा वाटर होता है जिसको हम बॉयलर्स में डालते हैं और स्टीम जनरेट करते हैं बाय बॉयलिंग। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, वाटर विद सम स्पेसिफिकेशंस यूज्ड इन बॉयलर्स फॉर स्टीम जनरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें यानी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम इम्प्योर वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा। अगर हम इम्प्योर वाटर ऐड कर देते हैं ना बॉयलर्स में, तो क्या होगा कि कोरेजन हो सकती है। यानी कि जो बॉयलर है वो जिस मटेरियल से या जिस मेटल से वो बना हुआ है, वो उसको कोरेजन हो सकती है वहाँ पर, यानी कि उसको जंग लग सकता है, वो डैमेज होना शुरू हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है? इम्ब्रिटलमेंट ऑफ वेजल, यानी कि इम्ब्रिटल हो सकती है, यानी कि टूट सकती है। ठीक है, वेसल जो है या जो बॉयलर है वो टूट सकता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं बॉयलर फीड वाटर की। तो हमने कहा ना कि कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वाटर की, तो हम देखेंगे कि वो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कि उसमें कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड या फिर गैस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई सॉलिड मटेरियल या फिर कोई गैस नहीं होनी चाहिए। और गैस कौन सी? क्रोसिव गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, एसओ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड हेलोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स जैसे किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो अपना रोल प्ले करती है कुरैयन में। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो जाकर मेटल के साथ रिएक्ट करती है और कुरैयन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं होने चाहिए और क्रोसिव गैसेस नहीं होनी चाहिए बॉयलर फीड वाटर के अंदर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जो हार्डनेस है ना, हार्डनेस को हम लोग मेजर कर लेते होते हैं कि वाटर में कितनी परसेंटेज जो है वो हार्डनेस की प्रेजेंट है या कितने पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि हम लोगों ने भी डिस्कस किया ना कि यूनिट जो होता है वो पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो हम हार्डनेस को मेजर कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हार्डनेस वाटर की मेजर करें तो वो 0.1 पार्ट्स पर मिलियन से कम होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये हो गई। थर्ड चीज़ क्या है कि अल्कलिनिटी वैल्यू जो है, अल्कलाइन कितना हो वो, तो उसकी वैल्यू जो है वो 0.1 से 1 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए। लेकिन प्रेफर उसको किया जाता है जिसकी 0.5 से कम हो, यानी 0.1 से 0.5 के दरमियान हो, तो प्रेफर उसको करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू देखें तो वो 0.1 से 1 पार्ट्स पर मिलियन तक यूज़ हो सकती है, लेकिन प्रेफर किसको करते हैं? जिसकी वैल्यू 0.5 से कम हो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट्स, ऑयली और सोपी मैटर दैट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इसमें उन्होंने क्या कहा कि उसको, उसके अंदर ना कोई भी डिजॉल्व ऑयल या सॉल्ट या सोपी मटेरियल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल यानी ऑयल, हमें पता है ना ऑयल जब वाटर की सरफेस पर आ जाता है तो क्या होता है कि वो अपनी ही एक लेयर बना लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बॉयलर जो है वो ठीक तरह से हीट नहीं कर पा रहा होता। बॉयलर को जो ट्रबल आ रही होती है उसकी एफिशिएंसी कम हो रही होती है। अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन होती क्या है। तो surface tension is defined as a property of liquid surface that allow it to resist an external force। surface tension की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर ने अपनी एक लेयर बना ली होती है ऊपर, इस लेयर को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। उसने अपनी एक लेयर बना ली होती है जो क्या कर रही होती है? रेजिस्ट कर रही होती है एनी एक्सटर्नल फोर्स को। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो सही से बॉयल नहीं हो पा रहा होता। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बॉयलर फीड वाटर में। या हमने बताई रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉयलर फीड वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर इन बॉयलर्स। डिसएडवांटेजेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें हमारे पास है कि स्केल्स और स्लज फॉर्मेशन हो जाती है, बॉयलर कोरेजन हो जाती है। ठीक है, यानी करोड करना शुरू कर देता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हो जाती है, लाइक हम कह सकते हैं कि जो बॉयलर होता है वो टूट जाता है।
ठीक है, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। या फिर प्राइमिंग एंड फोमिंग है, प्राइमिंग एंड फोमिंग क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। या फिर जो है ये सारी ट्रबल्स हैं बॉयलर्स की, तो इन सब ट्रबल्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल्स एंड स्लेजेस की। तो ये पहले इसका हिस्ट्री देखते हैं कि होता क्या है। जब हम बॉयलर के अंदर वाटर को डाल के स्टीम बना रहे होते हैं, उस टाइम पर क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक ऐसा टाइम आता है ना जब मतलब वाटर से जो है वो काफ़ी सारी स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वाटर का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब डिजॉल्व सॉल्ट्स जो होते हैं ना उनके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है जितनी सॉल्ट्स या जितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है ना वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं, उनके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो ऐसा पॉइंट जब वॉल्यूम कम हो जाता है वाटर का और इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेचुरेशन पॉइंट। तो उस अब इस दौरान क्या होता है कि जब प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है ना, यानी कि प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं इम्प्योरिटीज़ के, तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ इम्प्योरिटी क्या होता है, टू टाइप्स के जो है ना इम्प्योरिटीज़ फॉर्म होती है। लाइक अगर केमिकल और फिजिकल नेचर जो है इम्प्योरिटी की वो इस तरह की है कि वो स्केल बनाए या फिर वो स्लज बनाए। अब हम देखते हैं कि स्केल्स और स्लज में क्या फ़र्क है और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो स्केल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांगली अडहेरिंग प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि स्केल्स जो होते हैं ना ये बॉयलर्स की वॉल्स के साथ अडहेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। बॉयलर की वॉल्स के साथ इतनी मोटी लेयर बना लेते हैं कि आप जितना मर्जी बॉयलर को हीट करते जाएं, क्योंकि ये इनमें से हीट पास नहीं हो सकती, बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इनमें से हीट पास नहीं हो रही होती, तो क्या होता है कि जब आप जितना मर्जी हीट करते जाएं वो पानी जल्दी बॉयल होता ही नहीं है। और ना होने की वजह से हम और हीट बढ़ाते हैं और हीट बढ़ाते हैं, तो इससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी कम हो जाती है और ड्यू टू हाई प्रेशर एक्सप्लोजन होने का खतरा होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि स्केल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रांगली अडहेरिंग प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और इनमें हमारे पास आ जाते हैं बाइकार्बोनेट्स। ज़्यादातर सारे बाइकार्बोनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल CaHCO3 ट्वाइस, ये भी बाइकार्बोनेट है। MgHCO3 ट्वाइस, ये भी बाइकार्बोनेट है। और MgOH2। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पर CaSO4 यानी ये कैल्शियम सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फेट है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट की बात है। ठीक है, स्लज में मैग्नीशियम सल्फेट होता है और स्लज में बाकी सारे क्लोराइड्स होते हैं और कार्बोनेट्स। ठीक है, इसमें सारे बाइकार्बोनेट्स, आपने ये याद रखना है। और फ़र्क जो मेजर आपको याद रखना पड़ेगा वो ये है कि इसमें CaSO4 होता है और इसमें MgSO4 होता है। अब हम बात करते हैं स्लज की कि स्लज क्या होता है। तो स्लज इज डिफाइंड एज लूज स्लाइमी नॉन अडहेरिंग प्रेसिपिटेट्स। लूज स्लाइमी, स्लाइम आपने देखा होगा कि स्लाइम जो होता है वो हार्ड नहीं होता ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो स्लाइमी सा और लूज टाइप मटेरियल होता है। प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो नॉन अडहेरिंग होते हैं, यानी कि ये वॉल्स के साथ अडहेयर नहीं होते, बल्कि ये वाटर के साथ सस्पेंड हुए हुए होते हैं, वाटर के साथ ही सस्पेंड हुए होते हैं बॉयलर के अंदर। और इसके अगर हम बात करें कि इसमें कौन से आइंस प्रेजेंट होते हैं, कौन सी इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, तो उनमें आ जाती है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं स्केल्स और स्लजेस के बारे में कुछ और चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये उन्होंने बॉयलर दिखाया हुआ है एक। जब हमने बॉयलर को हीट किया तो क्या हुआ, लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन वाटर। जो आपको पिंक कलर के प्रेसिपिटेट्स नज़र आ रहे हैं ये वाटर के साथ सस्पेंड हुए हैं वाटर के अंदर ही। ठीक है, और ये जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि स्केल्स क्या होते हैं, तो स्केल्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इनसाइड है, यानी ये बॉयलर का अंदर वाला पोर्शन दिखाया गया, जो छोटा सर्कल है ना ये वाला, ये बॉयलर का अंदर वाला पोर्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थिन लेयर है ये, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक थिक लेयर बना रहा है ये वाली। ठीक है, ये क्या कर रहा है, थिक लेयर बना रहा है। और थिक लेयर क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्केल्स अटैच हो गए हैं। हमने कहा स्केल्स जो है उनमें अडहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो अडहेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर स्केल्स जो है वो चिपक गए हैं वॉल्स के साथ। और होता क्या है कि जब हम हीट करते हैं तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, स्केल्स भी और स्लज भी। तो इनसे हीट पास नहीं हो पा रही और वाटर जो है वो जल्दी बॉयल नहीं करता, हमें एक्स्ट्रा बॉयल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्लज के बारे में। ये सारा कुछ वही है जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। स्लज का एक पॉइंट रह गया है जो क्या है कि स्लज जो है वो ऐसे पोर्शंस में बनता है जहाँ पर मतलब बाकी हर जगह की निस्बत थोड़ा कोल्ड होता है। यानी जहाँ पर जो जिस भी चीज़ से हम गैस जिस भी चीज़ से हम हीट कर रहे हैं बॉयलर को, उसकी आंच या हम उसका कह सकते हैं फ्लेम वहाँ पर नहीं पहुँच रहा होता, तो क्या होता है वहाँ पर स्लज बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इट फॉर्म्स इन कोल्डर पोर्शन ऑफ बॉयलर एंड द पोर्शन वेयर वाटर फ्लो रेट इज लो। यानी कि या तो उस पोर्शन में होगा जहाँ पर
कोल्ड है, यानी थोड़ा कोल्डर है बाकी जगह की निस्बत, या फिर क्या होगा कि जहाँ पर वाटर फ्लो रेट जो है वो कम है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, वही कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और स्लज की फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सस्पेंड हुआ है वाटर में, तो क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं या फिर रिमूव किस तरह कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड वाटर, आप ऐसा वाटर यूज़ करें जिसमें ये इम्प्योरिटीज़ ना प्रेजेंट हो, एक प्रॉपर ट्रीटेड वाटर हो। ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रिक्वेंट ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। ये ऑपरेशन आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना है इसमें, बस आप इसका नाम याद रख लेंगे कि आप इस प्रोसेस के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, प्रिवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल की सारी प्रॉपर्टीज़ वही है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डिसएडवांटेजेस में भी वही है कि क्या होता है, जब स्केल्स ये बन गया है ना, अब आपको ओवर हीटिंग करनी पड़ी है। जब आप बहुत ज़्यादा हीट करना शुरू करेंगे, जाहिर है जो चीज़ आप फ्यूल जो आप यूज़ करके उसको हीट कर रहे हो, लाइक गैस हो गई या कोई और चीज़, आप ऑयल वगैरह की वजह से उसको इग्नाइट करके आप इसको हीट कर रहे हो, तो फ्यूल जो है वो वेस्ट हो रहा है, आपका बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा है आप कह सकते हैं। ठीक है, ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर लीडिंग टू एक्सप्लोजन, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि जब वो वाटर हीट ही नहीं करा तो क्या होगा कि पानी बॉयल नहीं करना शुरू हुआ, लेकिन आपका बॉयलर तो बहुत ज़्यादा हीट हुआ है ना, ये उसकी आउटर वॉल है, ये उसकी इनर वॉल है, ये तो हीट हो रही है। वो तो ये है ना कि हीट बहुत ज़्यादा पास नहीं हो रही स्केल्स की वजह से उसमें से, तो इससे क्या होता है कि एक्सप्लोजन का ख़तरा होता है, एक्सप्लॉइड हो सकता है वो। फिर हम यहाँ कुछ जो है उसकी डिस्कस करते हैं, जो ये इसके नुकसान है, डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें पहला है कि वेस्टेज ऑफ फ्यूल, यानी बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है क्योंकि पुअर कंडक्टर्स हैं, तो हीट एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो क्या होता है, ओवर हीटिंग हो जाती है, और ओवर हीटिंग की वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है उसकी, द एक्सटेंट ऑफ फ्यूल वेस्टेज डिपेंड ऑन द थिकनेस एंड नेचर ऑफ स्केल, यानी कि जितना ज़्यादा थिक होगा ना, उतनी ज़्यादा जो है वो फ्यूल वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर थिकनेस, ये उन्होंने एक एम ही मतलब जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट उन्होंने दी हुई है वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, स्केल थिकनेस जो है वो 0.325 है, तो फ्यूल वेस्ट जो हो रहा है वो 10% फ्यूल जो है वो वेस्ट हो रहा है, आपका एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी थिकनेस को आप इंक्रीज़ कर दें, 0.625 कर दें, तो फ्यूल जो है वो और ज़्यादा वेस्ट होगा, यानी 15%। और अगर आप उसकी थिकनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, 1.5 कर दें, तो फ्यूल जो है वो वेस्ट होगा 50%। तो इस तरह मतलब जिस तरह से आप थिकनेस इंक्रीज़ करते जाएंगे, उतना ज़्यादा फ्यूल आपका वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि आप उसको बॉयलर को खाली करें और उसमें से जो स्केल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं उनको रिमूव करें, या फिर कोई ऐसी चीज़ ऐड करें जो स्केल्स को रिमूव करा दे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, डिक्रीज इन एफिशिएंसी। ये भी हम वही बात बार बार कर रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि डिपॉजिट हो चुके होते हैं स्केल्स जो हैं बॉयलर के कंपोनेंट्स में, फॉर एग्जांपल उसकी वॉल्व्स में और उसके कंडेंसर्स में, तो क्या होता है कि वो उसका पाथ ब्लॉक कर देते हैं और एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, फ्लूइड के पाथ में जो है चौक हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये होता है लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी, यानी कि बॉयलर की सेफ्टी जो है वो कम हो जाती है। अब बॉयलर की सेफ्टी क्यों कम होती है, क्योंकि हम बॉयलर को बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रहे हैं। जब हम कॉन्स्टेंटली उसको ओवर हीट करी जा रहे हैं तो क्या होता है कि बॉयलर ट्यूब्स जो होती हैं वो, या बॉयलर का जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट और वीकर हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो गर्म हो के बॉयल हो के, क्योंकि अंदर वाला पानी तो नहीं उबल रहा, लेकिन बाहर तो हीट लग रही है ना बॉयलर के ऊपर। तो क्या होता है, बॉयलर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो के उसका मटेरियल जो होता है वो सॉफ्ट और वीक हो जाता है और अनसेफ हो जाता है स्टीम प्रेशर पे। हाई स्टीम प्रोड्यूस करेगी ना जब, तो उसका प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं करेगा और एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा यही है कि डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। होता क्या है कि क्रैकिंग हो सकती है, या वाटर जब मतलब स्केल्स की वजह से क्रैकिंग हो जाती है, यानी कि क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो जैसे ही वाटर जो है वो बॉयलर प्लेट्स के साथ कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, एक लार्ज एक्सप्लोजन होता है इसके रिजल्ट में, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस होती है और एक्सप्लोजन का कॉज बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाय डिजॉल्विंग इन एसिड लाइक HCl एंड H2SO4, हम क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर जो है वो HCl, या बॉयलर की वॉल्स में और कंडेंसर में HCl और H2SO4 में से कोई भी एसिड पास कराते हैं, ताकि एसिड जो है वो इसको रिमूव कर सके। या फिर क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रीटमेंट, रिमूव बाय स्क्रैपिंग वायर ब्रशेज, यानी कि आप रगड़ रगड़ के भी उतार सकते हैं ब्रशेस के साथ उसको, ताकि वो स्केल्स या जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो हट जाए, या फिर एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रीटमेंट के थ्रू आप इसको हटा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। नेक्स्ट फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।